नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव सर में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से झारखंड की राजनीति के बारे में। अभी झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है और मुख्य विपक्ष में भाजपा और आजसू पार्टी है। दोस्तों, महागठबंधन की सरकार जिस प्रकार से 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, जो लोक लुभावने वादे किए थे, उस लोक लुभावने वादे को इम्प्लीमेंट कराने में या धरातल में उतारने में अभी तक फेल हुई है। दोस्तों, और इसी मुद्दा को लेकर के झारखंड की विपक्षी राजनीतिक दल आजसू पार्टी बड़ा कड़ा तेवर अपनाए हुए है और आक्रामक रूप से महागठबंधन सरकार पर हमला कर रही है। दोस्तों, आजसू पार्टी का भी कुछ दिन पहले कार्यकर्ता सम्मेलन मधुपुर विधानसभा क्षेत्र जहां चुनाव होने वाला है, वहां पर भी उन्होंने हेमंत सोरेन जी की और महागठबंधन सरकार की बखिया उधरने के काम किया था। तो परसों ही आजसू पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आपके पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में रहा। वहां पर भी आजसू पार्टी के अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी ने जिस प्रकार से आक्रामकता को दिखाया है और आक्रामकता के साथ हेमंत सोरेन पर आक्रमण किया है, अगर ये आक्रमण लगातार 4 साल जारी रहा दोस्तों, तो विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, सुदेश महतो हेमंत सोरेन को पानी पिला के छोड़ देंगे। दोस्तों, महागठबंधन की सरकार आने से पहले इन तीनों ही दल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या राजद हो, इन तीनों ही दलों ने ऐसे ऐसे लोक लुभावने वादे किए थे, ऐसा लगता है कि इनको यकीन ही नहीं था कि हम चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए इन्हें बड़े बड़े वादे कर दिए थे और उन वादों को आज हेमंत सोरेन को धरातल पर उतारने के लिए और निभाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत, ये मेहनत क्या सोचना पड़ रहा है, उसको वो लागू ही नहीं करना चाह रहे हैं। दोस्तों, या उनके लिए पहाड़ बन गया है वो वादे। और इन्हीं वादों को लेकर के सुदेश महतो ने भी पाकुड़ में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी के द्वारा 2019 के विधानसभा चुनाव में के भाषणों में जो भाषण उन्होंने दिया था, उस भाषण का ऑडियो क्लिप पाकुड़ की हजारों जनता के बीच में उसको सुना करके एक एक पॉइंट को, एक एक वादे की बखिया उधेड़ दी दोस्तों सुदेश महतो जी ने। और ऐसा लगा कि सुदेश महतो जी जो चल रहे हैं वो बहुत ही सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और इस ट्रैक को अगर सुदेश महतो जी, इस टेम्पो को सुदेश महतो जी अगर लगातार जारी रखें, तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं दोस्तों कि 2024 में आजसू पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभर सकती है। दोस्तों, अगर हम अभी देखें, झारखंड में एक विपक्षी दल के रूप में भाजपा है और आजसू है। जहां भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपने वर्चुअल रैली के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला कर रही है, तो आजसू उससे 2 डेग आगे चल करके कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करके हजारों हजार जनता के बीच में उनकी पोल खोलने का काम कर रही है। सुदेश महतो जी ने जो ऑडियो सुनाया, जिसमें हेमंत सोरेन स्वयं भाषण में कह रहे हैं कि मेरी सरकार अगर बनती है तो सरकार की पहले ही कैबिनेट की बैठक में हम स्थानीय नीति जो 1985 रघुवर दास के जी द्वारा लागू की गई थी उसको हम खारिज करेंगे और 1932 लागू करेंगे। और आज पहला ही कैबिनेट की बैठक नहीं दोस्तों, आज 1.5 साल होने वाले हैं हेमंत सरकार के। और इस 1.5 साल में हेमंत सोरेन ने उस वादे को एक बार भी भूल कर भी देखा नहीं है, उसको पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन भी जानती है कि हम चुनाव के समय ये वादे तो कर दिए थे, लेकिन आज अगर हम 1932 को लागू करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं राजद हमारी सरकार गिरा देगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारा विरोध करके हमारी सरकार गिरा देगी। लेकिन जब महागठबंधन बनाया था इन्होंने, तो इनको शायद लगता ही नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे, इसलिए वादे के तौर में अपने भाषणों में वो बातों को कहते गए दोस्तों। लेकिन वो तो रिकॉर्ड हो गया दोस्तों। और विपक्ष आजसू पार्टी आज उन्हीं वादों को एक एक कर जनता के बीच में ले जा रही है। हेमंत सोरेन जी ने अपने 2019 के विधानसभा चुनाव के भाषणों में कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो यहाँ के किसानों के ऋण को माफ़ किया जाएगा।
आज 1.5 साल हो गया है दोस्तों, एक भी किसान के ऋण को माफ नहीं किया गया है। सुदेश महतो जी ने कहा कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के 53,800 किसानों का लोन है जो 1 करोड़ कुछ रुपया के आसपास है, उसको तो पहले माफ कर दे। उन्होंने वहां के विधायक और जो मंत्री हैं आलमगीर आलम जी को भी उन्होंने चैलेंज किया कि कम से कम आप तो यहां के किसानों के लोन को माफ करा दें। लेकिन दोस्तों सिर्फ यह वादा ही हुआ है। सुदेश महतो ने ऑडियो क्लिप में सुनवाया किस प्रकार उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस प्रकार कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हमारी सरकार बनते ही यहाँ के गरीबों को 3 कमरे का मकान जिसमें बिजली होगी, पंखा होगा, लेटरिन बाथरूम अटैच्ड होगा, वो हमारी सरकार देगी। आज तक एक भी गरीबों को मकान नहीं दिया गया है दोस्तों। वो तो धन्य मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी कुछ टाना भगतों को उन्होंने 3 कमरे का मकान देने का घोषणा किया है दोस्तों। लेकिन हेमंत सोरेन तो अपने चुनावी वादों में किया था और आज तक उस पर एक भी कदम नहीं उठाया है दोस्तों। उन्हीं बातों को सुदेश महतो ने जनता के बीच में रख करके, सुनवा करके वहां की जनता को फैसला लेने के लिए एक प्रकार से जगाया है दोस्तों। हेमंत सोरेन ने अपने 2019 के चुनाव के वादों में कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो यहाँ के बेरोजगार जो स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं यानी कि पीजी हैं, उन लोगों को 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। आज 1.5 साल हो गया है दोस्तों, किसी भी एक बेरोजगार स्नातक या स्नातकोत्तर विद्यार्थी को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है दोस्तों। श्री हेमंत सोरेन जी ने अपने भाषणों में कहा था कि हमारी सरकार बन जाती है तो हम 25 करोड़ तक के जो टेंडर हैं, जो ठेकेदारी है, वहां के स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा। ये भी 1.5 साल हो गया दोस्तों। ठेकेदारी की तो दूर की बात दोस्तों, जिन ठेकेदारों ने काम करके सरकार को दिया है उन ठेकेदारों को पैसा तक नहीं दिया जा रहा है, उनके पैसाओं को भी रोक दिया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम यहाँ के बच्चियों को, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के हो, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति धर्म के हो, उन बच्चियों को मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज 1.5 साल हो गए हेमंत सोरेन जी, एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। और इन्हीं वादों को, ऑडियो को लेकर के सुदेश महतो जी जनता के बीच में जा रहे हैं, उसका पोल खोल रहे हैं दोस्तों। और जिस आक्रामकता के साथ सुदेश महतो जी हेमंत सोरेन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसे लगता है कि सुदेश महतो जी का सपना 2024 में कुछ और है। सुदेश महतो जी का जो सपना है 2019 के विधानसभा चुनाव में, जो उन्होंने जो वादा और एक सपना लेकर के लोगों के बीच गया था कि गांव की सरकार, उस वादे को या उस सपना को वो पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, डिटरमाइंड है वो, और इसीलिए वो इसकी तैयारी की शुरुआत कर दी है। लेकिन सुदेश महतो जी से मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि सुदेश महतो जी सिर्फ 1 या 2 विधानसभा क्षेत्रों में अपने आप को सीमित ना करें। आप ज़रूर सिल्ली के विधायक हैं, सिल्ली की जिम्मेदारी आपके ऊपर में है, लेकिन साथ ही साथ आप एक पॉलिटिकल पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। अतः आपको अपने जिन जिन विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़नी है, या 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां जहां भी आपके उम्मीदवार, आपके कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म किया था, उन विधानसभा क्षेत्रों में भी आपका प्रवास होना चाहिए। आप सिर्फ सिल्ली या मधुपुर या पाकुड़ तक अपने आप को सीमित ना करें। आप मांडू में जाएं, गोमिया में जाएं, आप चंदन कियारी जाएं, लोहरदगा जाएं, आप सिमरिया जाएं, चकधरपुर जाएं, खिजरी जाएं, जहां जहां आपके उम्मीदवार बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, और अगर उनका थोड़ा सा भी जोर दिया जाए तो हो सकता है 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर वो सीट आप जीत सकते हैं, तो उसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। आपको अपने आप को सिर्फ सिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाहिए दोस्तों। सुदेश जी, आपको हर विधानसभा क्षेत्र में जहां 2024 के लिए आप टारगेट बना के चले हैं, मुझे तो एक सलाह होगा सुदेश जी आपसे कि आप 81 विधानसभा की तैयारी मत कीजिए, वो बाद में उसकी तैयारी कीजिएगा सिचुएशन के अनुसार। लेकिन अभी फिलहाल आपको 25 या 30 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट में लेना चाहिए जहां आप 2024 में चुनाव लड़ेंगे।
और वैसे विधानसभा क्षेत्रों को आप अभी उसको आप खेती लायक बनाइए, उसमें कार्यकर्ताओं को कैडर तैयार कीजिए वहां पर। आप आजसू पार्टी में बहुत सारे पदाधिकारी बनाए गए हैं सुरेश जी, आपने बनाया है। मुझे लगता है सचिव की संख्या अगर गिने तो 50-55 सचिव होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, आपके महासचिव हैं, आपके अल्पसंख्यक मोर्चा है, आदिवासी मोर्चा, एससी मोर्चा है, महिला मोर्चा है। इन नेताओं को सिर्फ क्या अपने गाड़ी के सामने नेम प्लेट डालने के लिए पदाधिकारी बनाए हैं? इन नेताओं को भी जिम्मेदारी दीजिए। इन नेताओं को भी एक एक या दो नेताओं को करके एक विधानसभा का प्रभारी बनाइए इन लोगों को, और उस विधानसभा में इनको 4 साल तक उनको दौड़ाइए। अभी उनको हम मेहनत करने के लिए कहिए, तभी जाकर जो आपने पदाधिकारी बनाया है, वो जो पदाधिकारी का जो पद मिला है उसकी मायने का सार्थकता होगी वहां। दोस्त सुरेश जी, सिर्फ सचिव बना दिए हैं, उपाध्यक्ष बना दिए हैं, महासचिव बना दिए हैं, और ये बस नेम प्लेट लेकर के घूम रहे हैं। कोरोना काल में इन लोगों ने कभी सड़क पर उतरने का काम नहीं किया है सुरेश जी। आपके जिलाध्यक्ष जो हैं वो क्या सुदेश महतो के आदेश के बाद ही आंदोलन करेंगे, या अपने से भी, अपने संगठन के माध्यम से भी कुछ आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ? मुझे लगता है जब तक आपका आदेश इन लोगों को नहीं होता होगा, ये आंदोलन भी नहीं करना चाहते हैं। इनको आंदोलन करने के लिए कहिए। हर जिला में, जितना भी जिला है उस जिला में आपका संगठन पूरी तरह से अच्छी तरह से मजबूत होना चाहिए, प्रखंड में मजबूत होना चाहिए, पंचायत में मजबूत होना चाहिए। और जो लोग सुरेश जी, मुझे आपसे सलाह होगी आपसे सुरेश जी, अगर 2024 में आप अब इस राज्य में का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आजसू को चाहते हैं कि सबसे बड़ी दल के रूप में देखें, तो अभी आपको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी 2019 के विधानसभा चुनाव में आपको धोखा देने का काम किया था, पैसा लेकर के अपने उम्मीदवारों के प्रति काम नहीं किया था, वैसे लोगों को चिन्हित करें, वैसे लोगों को पदाधिकारी ना बनाए, उस पर विश्वास ना करें। और वैसे विधायकों को भी जो चुनाव लड़े थे सिर्फ जिद के कारण चुनाव लड़ने के लिए, गठबंधन को तोड़वाने का काम किया था, वैसे लोगों के प्रति भी सचेत रहे सुदेश जी। और कार्यकर्ताओं के बीच में ट्रेनिंग की एक जरूरत है सुदेश जी। आपके पार्टी में उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दीजिए, कैडर बनाइए, उनको पार्टी के नीति सिद्धांत से अवगत कराइए। आपकी पार्टी में एक नहीं कई प्रवक्ता बनाइए जो पार्टी की बातों को अच्छी तरह से रख सकें, विषयवार। कोई कानून का बारे में बात रखेगा तो कोई कृषि के मामले में बात रखेगा, तो कोई राजनीति के बारे में बात रखेगा, कोई तो युवा के बारे में बात रखेगा। इससे अलग अलग प्रवक्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दीजिए। पेपर में इन प्रवक्ताओं के द्वारा सरकार की नीति, जन विरोधी नीतियों का उजागर करने के लिए इनके बयान हमेशा जाना चाहिए, तभी जाकर के आपकी पार्टी मजबूत होगी। दोस्तों सुरेश जी, आपकी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को इतना ट्रेन कीजिए सुरेश जी, कैडर को इतना बनाइए कि एक कैडर जो 2005, 2003, 2004 या 2000 से लेकर के 5-6 तक जो आजसू पार्टी की तेवर और जो कार्यकर्ताओं की जो एक लड़ाकूपन, जो लड़ाकू जो वहाँ पर जो उनकी देखी जाती थी, उसी चीज़ की आज फिर एक बार ज़रूरत है सुदेश जी। अपने कार्यकर्ताओं को इतना ट्रेन कीजिए, इतना ट्रेन कीजिए, इतना वोकल बनाइए कि 2024 के विधानसभा चुनाव में ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के कुर्सी को छीन करके सुदेश महतो जी के कदमों में ला दे। तभी जाकर के आप यहां के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और आप गांव की सरकार के सपना को साकार कर सकते हैं सुदेश जी। आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा ईमानदार होना पड़ेगा। देखा जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता जहां सुदेश महतो जी रहते हैं वहां बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। लेकिन अगर कोई जिलाध्यक्ष कोई कार्यक्रम करने जाता है तो आपके कार्यकर्ता वहां से नदारद रहते हैं, आपके पदाधिकारी भी वहां से नदारद रहते हैं। वैसे पदाधिकारी जो जिला में पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष के बुलाने पर नहीं आते हैं, वैसे पदाधिकारियों को तत्काल पद से विमुक्त किया जाना चाहिए। और ऐसे जिलाध्यक्ष भी जो काम नहीं करता है, वैसे जिलाध्यक्षों को भी पदमुक्त करना चाहिए और उनको एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करने देना चाहिए।
और एक सलाह जो मेरी होगी सुदेश जी, माने ना माने, आप हमसे ज़्यादा अनुभवी होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर आप 2024 के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, तो हर विधानसभा में कम से कम 2 से 3 उम्मीदवार को खड़ा कीजिए, तैयार कीजिए। इन 4 सालों में किसी एक उम्मीदवार के भरोसे में उस विधानसभा में आप मत रहिए। 3-4 लोगों को वहां पर कहिए कि वो क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र को सिंचित करें, क्षेत्र में काम करें, वहां पर संगठन को खड़ा करें। उसके बाद उस क्षेत्र की जनता और उस क्षेत्र की पार्टी के कार्यकर्ता जिसको चाहे उसको आप टिकट दे करके चुनाव लड़ाइए। सिर्फ पैसा वाला दे करके नहीं कि हाँ इसके पास पैसा है तो हम इसको कैंडिडेट बना दें। वैसे में सुदेश जी, आज वो आपके पार्टी के साथ रहेगा, कल चुनाव हारते ही या जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपके पार्टी को छोड़ करके दूसरा पार्टी में चला जाएगा। आप कैडर पैदा कीजिए जो आजसू के लिए मरे, सुदेश के लिए मरे। ऐसा कैडर पैदा कीजिए। और मुझे उम्मीद ही नहीं सुदेश जी, पूरा विश्वास है कि आप में वो क्षमता है कि आप कैडर पैदा कर सकते हैं। आप स्वयं एक आम परिवार से आए हुए हैं, आपकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं रही है, लेकिन आज अपनी पहचान, अपनी पुरुषार्थ के बल पर आप जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर आप दूसरों को भी खड़ा कर सकते हैं। और आपने किया है। आपने कई ऐसे विधायक और नेता पैदा किए हैं जिनको आपने विधायक बनाया है, हालांकि आज वो किसी और पार्टी में जाकर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जाता है सुदेश जी आपको ही कि आपने उन लोगों को विधायक बनाया है। तो आजसू के पार्टी कार्यकर्ताओं से भी उनको एक सलाह होगी कि अगर आप आजसू पार्टी के सुप्रीमो के 2024 में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको भी आपसी मतभेद छोड़ करके पहले पार्टी के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें। सरकार जब कभी भी जन विरोधी कार्य करे तो उसको लेकर के सड़कों पर उतरे, पेपर में बयानबाजी करें, फेसबुक में लिखें, ट्विटर में लिखें, इंस्टाग्राम में लिखें। आप जनता को जागरूक कीजिए, तभी जाकर जनता आपके साथ खड़ी होगी, वरना नो पेन नो गेन। सिर्फ चुनाव के समय अगर आपके कार्यकर्ता जागते हैं, आपके नेता जागते हैं और सोचते हैं कि हम 24-25 सीट जीत कर ले आएंगे और हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है सुदेश जी। आपको अभी से इन 4 सालों का सदुपयोग आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो योजना है, जो सोच है, जो विज़न है, मैंने उसको स्टडी किया है। उस विज़न को लेकर के आप अभी से 4 साल जनता के बीच में जाएंगे तो राज्य की जनता उसको इन 4 सालों तक चिंतन मनन करने के बाद आपको ज़रूर मौका देगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं कभी नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।